अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मौसम सर्द है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में। कराची में अभी इतना सर्द नहीं हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे क्योंकि शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ हैं, तो वो बता रही थी कराची में अभी भी रात को पंखे चल जाते हैं। और मौसम इसलिए सर्द है कि एक तो पारा हाई है और मतलब पारा नीचे गिरा हुआ है, लेकिन सियासी पारा जो है वो ऊपर गया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सर्द इलाके में हैं लेकिन गुफ्तगू गर्म कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हमने सुना था कि जरदारी साहब ने बल्कि कल ही शायद स्टेटमेंट दी कि अब इलेक्शन कमीशन पे हमारी नजरें हैं और पूरा एतमाद का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पता नहीं क्यों अभी भी इस खदशे में मुब्तला हैं कि शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस उनको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और पीएमएलएन जो है वो 2/3 मेजॉरिटी पहले ही घर में बनाकर बैठी हुई है। तो उस पर वो बोल भी रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और जरदारी साहब का मैंने आपको बता दिया कि ये मामला तो हैं। और एक चीज और, 18वीं तरमीम 2008 वाली जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने 18वीं तरमीम इंट्रोड्यूस करवाई और उसका काफ़ी अभी तक वो चर्चा भी करते हैं कि खुद मुख्तारी दी सूबों को, सदर ने अपने इख्तियारात भी छोड़े और इसमें बहुत सारी चीज़ें उस वक्त पीएमएलएन ने अप्रीशिएट भी की। लेकिन अब हमें आवाज़ें आ रही हैं कि पीएमएलएन कहती है कि जब हम पावर में आएंगे तो 18वीं तरमीम में भी तरामीम लेकर आएंगे। और आज मैं सुन रहा था राना तनवीर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो भी यही कह रहे थे कि जी उस वक्त भी मैंने मुखालफत की थी लेकिन नहीं सुनी, लेकिन 2013 से 18 तक पीएमएलएन की हुकूमत रही तो उस वक्त उनको ख्याल क्यों नहीं आया। अब ऐसा क्या है कि इसमें तरामीम करनी ज़रूरी है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है रफीक रजवाना साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा शहला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रजा साहिबा आपके वक्त का भी। और महमूद मौलवी साहब, सदर IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध, साबिक PTI, वो भी हमें ज्वाइन मेरे ख्याल में अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो गुफ्तगू का आगाज जो है वो मैं चाहूंगा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की जी 2/3 मेजॉरिटी के ऊपर के जी क्लेम है, और ये इस क्लेम में कोई बुराई नहीं है। तमाम सियासी जमातें जो हैं जब भी इंतखाबात में जा रही होती हैं तो कोई ना कोई उनका एक बड़ा क्लेम होता है लोगों को बताने के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अगर उनका ये ख्वाब है तो वो उस ख्वाब को कैसे देख रहे हैं? जब हुकूमत से निकल आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला, कहते हैं बात तो हो गई, 2 दहाई अक्सरियत हमारा। अब ये वही लोग हैं, आपको याद होगा कि जब पंजाब में सिर्फ 20 बाई इलेक्शंस हो रहे थे तो वो कहते थे 15 तो जेब में, बाकी 3 में मुकाबला होगा, और वो एक भी नहीं निकाल सके। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि इलेक्शंस होने दे, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। जहां भी इलेक्शंस होंगे हर कोई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऊंट की तरफ देखेंगे कि ये ऊंट कहां बैठेगा, वहां फैसला होगा। रजवाना साहब, एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊंट की तरफ देखेंगे कि जहां ऊंट जिस करवट बैठेगा आवाम उस तरफ बैठेगी, और उन्होंने कह दिया। अब वो ऊँटों के मतलब तो बहुत सी मशहूर कहावतें हैं। वो कहते हैं कि वो अगर किसी पे बुरा वक्त आया हो तो वो ऊँट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता काट जाता है, और फिर ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये भी है। तो क्या 2/3 मेजॉरिटी एक मतलब एक राइटफुली क्लेम हो सकता है किसी भी पार्टी का इंतखाबात में जाने से पहले? लेकिन बिलावल साहब थोड़े से ज़रा गर्म हैं। थैंक यू जी। पहले तो मैं एट द वेरी आउटसाइड कह दूं, मैंने किसी पे तनकीद नहीं करनी, ना मेरा मिजाज। बिल्कुल सही। बात का जवाब देना है और अपने एक आर्गूमेंट से दूंगा। सही। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास क्या है और पंजाब में नून लीग के पास क्या है, साहब का रिकॉर्ड देख लें। अगर तो पंजाब में पीपल्स पार्टी ने बड़े झंडे गाड़े हैं तो हो सकता है बिलावल साहब खुदा न खास्ता सही कह रहे हो। बहरहाल
ये है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल माइलेज के लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट रियलाइजिंग कि इस पॉलिटिकल माइलेज का असर नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये बातें तकारीर में होती रहती हैं और पॉलिटिकल कैंपेन में, इलेक्शन की कैंपेन में होती रहती है। बट बाज़ ऐसी बातें होती हैं जो बंदे के अपने ही गुफ्तार से कंट्राडिक्ट करती हैं। आप कहते कुछ हैं, बिलावल साहब बड़े पोटेंशियल लीडर हैं, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआगो भी हैं। आपके साथ फॉरेन मिनिस्टर रहे जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ, और पॉलिटिकल पार्टी के माशाल्लाह उभरते हुए सितारे हैं, ऑलरेडी चेयरमैन है पार्टी। आपको याद होगा जी कि पार्लियामेंट में तकरीर करते उन्होंने कहा था कि हमें शहबाज शरीफ स्पीड चाहिए, और आप कराची भी आए और शहबाज शरीफ स्पीड से काम करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर ये भी कहा कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, मतलब एक ऑन द लाइटर नोट। उसी 14 माह में हुकूमत चलती रही, मौसूफ दौरे करते रहे, ठीक है, आफ्टर ऑल फॉरेन मिनिस्टर है, प्रोजेक्शन भी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, सही। तो अब मैं कहता हूँ जी इनकी नज़र में अब हम ख़राब हो गए, चलो हो गए। क्या आप ये तवक्को करते हैं कि वो तकरीर में कहे कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, नून लीग की हुकूमत बड़ी अच्छी थी, नून लीग का दौर बड़ा अच्छा था, तो लिहाजा आप इसके बावजूद पीपल्स पार्टी को वोट दें? अब प्रॉब्लम ये हो जाता है पाकिस्तान की सियासत में कि वो दूसरे की बुराई करते हैं, कोई अपनी अच्छाई नहीं बताते। अब मेरे पास ये आपकी ये पानी की बोतल है, तो मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मिस्टर बी की पानी की बोतल ख़राब है, आप उसे ना पिए और फिर मेरी पानी की बोतल पिए। मैंने ये बताना है कि 92 चैनल का ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें ये खसूसियात हैं, इसमें ये मिनरल्स हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल, आप आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है और उसकी तारीफ करनी है। अगर आप बुराई पे चलेंगे तो चलते रहे, मैं इसमें कोई एतराज नहीं करता साहब। लेकिन मतलब जो हमने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि जी ठीक है 16 महीने में हम तारीफें भी वो कर गए, लेकिन वो कहते हैं कि जी बर्डन उतना ही उठाएंगे जितना हिस्सा बराए जुस्से की बात करते रहे, कि हमारे पास जो वजारतें थी हम उन्हीं का सिर्फ भार उठा सकते हैं। काबीना में मुश्तरका फैसले होते हैं सर, वो तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कैबिनेट जो है वो एक, जो अगर किसी कोई एक भी बोल रहा है तो इट्स कैबिनेट स्पीकिंग, तो वो बिल्कुल है। शैला रज़ा साहिबा, क्या वजह है कि इतनी तलखी? ठीक है, एक सीट आप, वो जो बाई इलेक्शंस थे उसमें आप पीपल्स पार्टी एक सीट जीत गई, और जिन इंतखाबात का इशारा भी किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी तो तीसरी पार्टी ही उस वक्त ले गई थी, हालांकि उनकी हुकूमत भी नहीं थी। तो इसको फिर बिलावल साहब क्यों इतने जज्बाती क्यों हुए हैं? अगर 2/3 का क्लेम आ गया तो खैर है, क्लेम अच्छा, मैं बात कर लूं। अब ये सबसे पहले रिजवाना साहब ने ये बात की कि मतलब पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या है। आपका सिंध में कब से कुछ नहीं है। हम तो इतने मुश्किल हालात में कि भुट्टो साहब की शहादत के बाद हमारे लोगों पे 150 एक बंदे पे मुकदमात थे, कोड़े पड़ रहे थे, हम वहाँ पे किसी न किसी तरीके से रहे हैं। आप कब से सिंध में नहीं है, ये एक सवाल है। दूसरा, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की। बहैसियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो हमारे साथ काम किया और जिस तरह से हमारी कारकर्दगी को सराहा, जिस तरह से वो सिंध आए और जिस तरह से उन्होंने मसलों को समझा, हम उनके साथ एक ये सेटलमेंट था 16 महीने का, और हमने उनकी तारीफ की, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पंजाब में काम किया, किस तरह काम किया ये हम बताना चाहते, क्योंकि सिंध को तो कभी एनएफसी और इनका पैसा आपने पूरा दिया नहीं, लेकिन 15 साल में हमने भी सिंध को बदला है। तो आप 30 साल से वहाँ हैं, हम 15 साल से हैं, जबकि हमारे पास वाहिद सूबा है जिसके कैपिटल में जो है सूबाई गवर्नमेंट होते हुए भी लोकल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की, जिसके साथ बड़े मजाक हमारे साथ रह चुके। तो ऐसा नहीं है
जहाँ जिस आदमी की तारीफ है वो तारीफ भी की गई, लेकिन ये गिला भी किया गया कि सिंध जो है वो क्लाइमेट चेंजेस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। आपने बहैसियत वज़ीर आज़म जाते जाते बजट में सिंध के लिए सोचा नहीं, जैसे आपने अपनी हुकूमत में NFC नहीं किया था। इसी तरह जो आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब की बुराई हम नहीं करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जिस तरह मुजरिम होते हुए प्रोटेक्टेड बेल मिली, उससे हम कानून से खिलवाड़ पे ज़रूर बात करेंगे और हम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जो हैं इलाज कराने गए थे 4 महीने बाद, 4 साल बाद आए और अपने आप को जिला वतन कह के रो रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम रो रहे हैं, तो हम ये बात करेंगे कि रो कौन रहा है। तीसरी बात जो है वो ये है, हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो हम भी इलेक्शन में ही बात कर रहे हैं, हम अपने अवाम से बात कर रहे हैं। और जब अपने अवाम से बात कर रहे हैं तो ये ताकत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी अवाम को कि उनसे वोट मांगा जाए। हम अवाम से बात कर रहे हैं। फ़र्क यही है कि आप उनसे बात कर रहे हैं जिनके सामने अवाम की नहीं चलती, वो इलेक्टेबल हैं, वो जिस पार्टी में जाएं उनके लोग मजबूर होकर नहीं वोट देते। तो अपना अपना तरीक़ा है बात करने का, और हम अपनी कारकर्दगी पे भी बात करेंगे। हम बताएंगे कि हमने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में 126 लोग थे, हम सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी हमारे पास। हमने क्या क्या किया, हमने NFC किया, हमने 18वीं तरमीम की, लोगों को बुरी लग रही है, वादे हो रहे हैं, एक नाकाम प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, वो भी नहीं कर सका था। आइन में तरमीम कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल वो तो अब अगर वो हुकूमत बना सकेंगे और बनाते हैं। 2013 में भी रात 10 बजे आप कहें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो उस वक्त भी सवाल हुए थे। सही चले आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा महमूद मौलवी साहब से भी पूछ लें। महमूद मौलवी साहब, आप आजकल तो फिर दोबारा बड़े इलेक्टेबल्स आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक PTI के MNA जो हैं वो अली नवाज अवान साहब, वो भी आज मतलब कल शायद ज्वाइन कर गए, आज उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। लेकिन IPP का भी बड़ा मार्का जो है वो कहते हैं कि हमारा पंजाब ही है और हमने वही सर करना है। बाकी सूबों में शायद इतने एक्टिव नहीं है, अभी जाएंगे बाकी सूबों में भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये 2 बड़ी जमातों के टसल में IPP फायदा उठा लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IPP जो है बिल्कुल पंजाब में ही, सबका कंसंट्रेशन पंजाब में ही है। पीपल्स पार्टी का भी कंसंट्रेशन और ये गिला शिकवा जो है ये भी पंजाब के लिए है। PMLN का भी जो है मेन टारगेट पंजाब है। PTI का भी मेन टारगेट पंजाब ही था। उसकी वजह ये कि पंजाब इज़ ए डिसाइडिंग फैक्टर। हम भी पंजाब में एग्रेसिव है और हमारा अंदाज़ा ये है कि हम भी एक मुनासिब नंबर के सीट, जो कि 30 से 35 सीटें हम भी निकालेंगे पंजाब से। मैं एक रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। वैसे तो देखें ना, PMLN कह रही है वो 145 निकालेंगे और पीपल्स पार्टी भी जो है फिगर्स अपनी ज़्यादा दे रही है, फिर PTI भी है। जितने वो फिगर्स आ रहे हैं उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से 300-400 से भी ज़्यादा सीटें हैं, मगर ये रियलिटी नहीं है। और ये मेरे ख्याल से वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्लोगन्स वो देना ज़रूरी भी है। उसकी वजह है कि अगर वो 200 कहेंगे तो फिर भी लोग कहेंगे कि जी इसका मतलब ये बड़ी पावरफुल पार्टी है। मगर रियलिस्टिक होना चाहिए, जो रियलिस्टिक फिगर्स है वो दे दें कि जो अचीवेबल हो। 5% और मैक्सिमम 10% हियर एंड देयर। आप ये नहीं हो सकता कि आप 200 की फिगर दें और आपके पास 100 निकले, तो 50% होना नहीं चाहिए, मगर ये आम हालत में होता है। सही। और अब हमारे पास जो इलेक्टेबल्स आ रहे हैं हम उनके ऊपर भी बेस कर रहे हैं और अपने मंशूर पे भी बेस कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो PTI से आए हैं, बल्कि मैं कहूँगा 98% सॉरी जी PTI के लोग हैं जी। और एज वी स्पीक 98% PTI के लोग हैं। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आपको वोट बैंक वो PTI वाले क्यों देंगे। मेरा कहना यह है कि जो PTI को वोट देता था वो हमें इसलिए वोट देगा उसमें क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हम जो लोग IPP में हैं हम प्रो जिसको कहें कि आर्मी है
और इस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी हम आर्मी के खिलाफ नहीं हैं, हम आर्मी को बुरा भला नहीं कहते, हम आर्मी के जो इदारा है इसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहते हैं, हम इनके असासों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, जो कि पीटीआई ने बदकिस्मती से किया और वो आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। देखिए आर्मी जो एक वाहिद इंस्टीट्यूशन रह गई है जो इस वक्त बड़ी मौजूम है। देखिए और मैं ये कहूंगा कि आर्मी महमूद मौलवी साहब की बैकबोन है। महमूद मौलवी साहब आप सही फरमा रहे हैं। एक चीज एक तो ये कि प्रोबेबली कोई पार्टी भी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्लोगन लेकर बी इट पीटीआई वो इंतखाबात में नहीं जाएगी। एक चीज यकीनन जो वाकयात हुए उसको सब कंडेम करते हैं और जो डायरेक्टली मुलविस हैं तो वो तो प्रोबेबली शायद इलेक्शन में लड़ भी नहीं सकेंगे। वो जो मामलात हैं वो तो हमारे सामने हैं। द पॉइंट इज कि आपको ये दोनों की जो बयानात हैं, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये एक नूरा कुश्ती का सीन चल रहा है क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी हैं तो इसलिए वो उस पर भी क्लेम कर दें। जरा थोड़ा सा बता दें क्योंकि अभी चैला रजा साहिबा भी कह रही थी कि वो इकट्ठे रहे। रिजवाना साहब ने भी बताया कि बिलावल साहब की तारीफ जो है वो बिलावल साहब ने तारीफ की शहबाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब की तारीफ की और उन्होंने बल्कि एक तो मिनिस्टर को मांग भी लिया था नवीद कमर साहब को कि ये मुझे दे दें, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने। तो आपको अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये जी देखिए ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट से रियलिटी में आपको आपके शो में भी बता रहा हूँ, कई शो में बता चुका हूँ। आने वाली हुकूमत एक मखलूत हुकूमत बनेगी, इसमें PMLN भी होगी और पीपल्स पार्टी भी एक साथ हुकूमत में होगी, उनके साथ कुछ और पार्टीज भी होंगी और कुछ पार्टीज ऑपोजिशन में होगी। जो मैं देख रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी और PML को एक साथ देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मईशत जिस हाल में है इसको जो है मेजॉरिटी बड़ी पार्टियां सब मिलके इसको इस बहरान से निकाल सकती हैं। सिंगल पार्टी को इससे निकालने में मुश्किलात होंगी। ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने, तो वो चाहेंगे। आपने ये बड़ी बात कर दी और प्रोबेबली IPP का भी उसमें कुछ हिस्सा होगा, शेयर होगा अगर आप इतना बड़ा क्लेम। रिजवाना साहब ये कोई छोटी बात नहीं की वैसे। जी मैं चाहूंगा जी रिजवाना साहब से भी जरा कमेंट ले लूं कि आप लोग तैयार हैं, मतलब ये भी एक बात हो रही है कि आप लोग इकट्ठे फिर दोबारा बैठे होंगे। देखिए ये कबल अज़ वक्त बात है, मगर जो कंसेंसस है इस बात का कि सपोज किसी एक हुकूमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में एक पार्टी आ जाती, एज वी आर क्लेमिंग, सपोज मफरूज़ा समझ लें आज की गुफ्तगू के हवाले से हमारा यकीन अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है। फिर अगर मैं कहूँ वो यकीन को ज़्यादा बढ़ाऊँ तो फिर इख्तलाफी बात हो जाएगी, फिर इसी पे ही हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। सही, ठीक है, सही फरमाया। एज फार एज द इकॉनमी इज कंसर्न, ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए हमारी इकॉनमी में, अभी भी सख्त फैसले चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को सब्ज़ बाग दिखाएगी और हक़ाइक़ से वजाहत नहीं करेगी, अगर उसकी हुकूमत आ गई प्रॉब्लम होगा। इवन माई गवर्नमेंट और माई पार्टी को ठीक। लेट्स बी रियलिस्टिक नाउ। अब जो पॉलिटिकल स्लोगन थे, माइनस पॉलिटिकल माइलेज एट द कॉस्ट ऑफ मेलाइनिंग यू या मेलाइनिंग मी माई पार्टी, अब ये हक़ाइक़ पर मबनी है। अगर मखलूत हुकूमत बनती है सपोज, तो जैसे सेकंड ऑप्शन, इंतखाबात से पहले भी कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात सुन रहे थे और प्रॉब्लली मैंने तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो सब पार्टियां साइन कर दें कि हम कुछ, मैंने तो कई दफा सजेशन दी है कि अभी इंतखाबात में थोड़ा वक्त है, हर पार्टी अपने अपने वॉलंटियर्स एक्सपर्ट दे दे, हर कोई अपना अपना पेपर तैयार करके ले आए पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज़ पे और एक्सपर्ट बैठे और एक चीज़ पे कंसेंसस हो जाए। देखें, आप लोगों को हेल्थ देना चाहते हैं, दैट इज़ दी प्रायोरिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट, एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आप उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, आप इकोनॉमी जो सबसे ज़रूरी है, इकोनॉमी सही, महंगाई और पॉवर्टी खत्म, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी स्किल एजुकेशन, आपकी एक्सपोर्ट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, अब सुन ले मेरी बात, ये बहुत से ऐसे मसाइल है, प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। इन सारे इश्यूज पे जब तक कंसेंसस नहीं होगा, होता क्या है, हमने खुद पार्लियामेंट में देखा है कि अगर किसी चीज़ को प्राइवेटाइज करने जाती है गवर्नमेंट, अपोजिशन देखती है इधर वोट है, वो कहते हैं आप जुल्म कर रहे हैं, गरीब के साथ ये कर रहे हैं, वो उन मुलाजमों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, आई एम सेइंग इट।
with any fear of But contradiction. not opposing it for the sake of opposing it. नो नो नॉट एट ऑल. देखिए एक प्रोजेक्ट है, एक मतलब पीआईए 70 करोड़ रोज का जो आता है टीवी पे नुकसान कर रही है, ठीक है. तो अगर प्राइवेटाइज हो जाए सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एम्प्लॉइज शुड बी प्रोटेक्टेड. एग्जैक्टली उनके Protected. मतलब उनको तो ऑन बोर्ड लेके. अब तो- एक चीज बड़ी है, आपने अच्छी बात की कि तमाम सियासी जमातें कम से कम एक पॉलिटिकल एजेंडा सामने ले आए रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग इकोनॉमी प्रायोरिटी, और वो सब पे इत्तेफाक कर लें और फिर यानी कि तमाम सियासी जमातों का जो इकोनॉमिक मंशूर हो वो एक हो. एक मैं और बात कर दूं प्लीज. उससे ये होगा कि अगर सारी जमातें ये बात कर लेंगी तो देन नो पॉलिटिकल पार्टी विल बी इन ए पोजीशन टू एक्सप्लॉइट द अदर पार्टी आफ्टर द इलेक्शंस ऑन दोज इश्यूज. बिल्कुल सही है. लेकिन अब ये शैलजा साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब ने अगले रोज बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हुए अपना थोड़ा सा एजेंडा बताया था कि क्या इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए. तो मैं चाहता हूं कि वो भी आपको सुनाऊं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको वो भी सुनवाएंगे, ताकि फिर जो बिलावल साहब ने उसका भी आज जवाब दिया उस पर भी बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की थी, कुछ अपने इकोनॉमिक एजेंडे की तरफ इशारा किया, वो भी आपको सुनवाते हैं, और फिर बिलावल साहब ने आज उसी बात पर उसका जवाब भी दिया, वो भी दोनों सुन लें. सुनवा दें जी. अपना उन तमाम कैदोबंद से कौम को, मुल्क को आजाद किया. जितने मर्जी आप डॉलर ले आए, जितने मर्जी डॉलर ले जाएं. हमने ये भी कहा था कि जी आपने मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स को, पाकिस्तानियों को भी आपने नहीं पूछना, ये डब्बा खोल के दिखाओगे इसके अंदर क्या है. हमने खुद अपने लोगों को जो है ना वो जानबूझ के हेरा फेरियों पे आमादा किया, और देखते देखते सबने देखा कि हमारे रिजर्व्स भी बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा रुपया भी मजबूत हो गया, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़नी शुरू हो गई. मियां साहब कहता है कि जो ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे सवाल ना पूछे. मैं समझता हूं कि ये गलत. हम सवाल जरूर पूछें. हम पूछेंगे कि आपने मकामी लोगों को कितना रोजगार दिया है. हम पूछेंगे कि आपने उनका तनख्वाह क्या रखा है. मुल्क में अमीर जो है वो अमीर तर होते रहे और गरीब पिसते रहे. इस तरीके से ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ना हमारा मईशत तरक्की कर सकता है. जी शैलजा साहिबा, एक इकोनॉमिक एजेंडा दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने, उसका जवाब आ गया. रिजवाना साहब की तजवीज़ ये है कि तमाम सियासी जमातें अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स दें और बैठकर एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो जाएं, जिसको चार्टर ऑफ इकोनॉमी डिक्लेयर किया जाए, ताकि इंतखाबात के बाद, क्योंकि द बिगेस्ट चैलेंज इज इकोनॉमी एज वी स्पीक एंड वी सी दैट के आने वाले दिनों में भी. तो आप इस पर क्या कहती हैं, क्योंकि बिलावल साहब ने तो आज ही सवाल कर दिया कि भाई आपका ये इकोनॉमिक एजेंडा क्या है. हम तो पूछेंगे फिर पैसा कहां से आ रहा है, कितना लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका. अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि देखिए, इंतखाबात से पहले हम अपनी मंशूर आवाम के सामने रख रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हर आदमी जवाबदेह है जो पैसा ला रहा है. और अगर उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा तो उससे ये बात तो पूछनी चाहिए कि तुम कितना रोजगार दोगे, तुम इस वक्त मिनिमम वेज क्या दोगे. ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको अकाउंटेबल ना करें. इस तरह तो वो अमीर होता जाएगा अगर उससे बात नहीं की जाएगी. इसी तरह जो है इंडस्ट्रीज में पैसा लगाएं और ये ना हो, तो ये IMF के भी जो आपकी पॉलिसी है, जो आपने मायदे किए, उसके खिलाफ है. इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को नए दिमाग और नई पॉलिसीज की जरूरत है. दूसरी बात यह है कि चेयरमैन बिलावल साहब ने वाज़ेह किया है कि हमने अपनी बातें अवाम के सामने रख रहे हैं, और ये अब अवाम जिसको फैसला देंगे हम उसको सारा आंखों पे तस्लीम करेंगे. हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया तो उसमें यही था कि जो हमारी हुकूमतें गिराई जाती थी और उस पे अदालतों को भी जो है प्रेशराइज किया जाता था, वो तरीके अब ख़त्म करने होंगे. जो मुकदमात झूठे बनाए गए हैं सियासतदानों पे, 10 साल से उनका कोई रिजल्ट नहीं आया, वो ख़त्म करने होंगे. एक दूसरे को गिराना नहीं होगा. तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो जाएगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉलिसी से ही हम मुतमईन नहीं होंगे किसी की,
जाएगी, तो हम उससे पहले तो हमने तो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी पे लड़ना है ना इलेक्शन। चलें, बिल्कुल सही है। तो शैला रज़ा साहब, आपका ख्याल ये है कि तमाम सियासी जमातें अपने इकोनॉमिक मंशूर दे दें? बिल्कुल सही है, आप अपनी मुआशी पॉलिसी सामने रख दें अपने मंशूर में, और उसके बाद देख लें मिनिमम कॉमन एजेंडा किसका है, तो फिर सब इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल ये भी है। मैं चाहूंगा कि इस पर कोई क्विक कमेंट जो है हम सरमायादार को तो छूट नहीं दे सकते। हम बस मैं आखिरी बात कर रही हूँ, हम सरमायादार को तो सारी वो जो आप IMF की बात कर रही हैं, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। रिजवाना साहब भी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि महमूद मौलवी साहब से महमूद मौलवी साहब से भी एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए, आपने बड़े आराम से पीपल्स पार्टी और PMLN को कह दिया कि ये एक साथ बैठी थी, तो भाई आपके यहाँ भी जो आईए पोजीशन पाइए में बैठे हैं इस वक्त, वो आखिरी वक्त तक PTI में बैठे हुए थे। उनको किसी पॉलिसी से वहां पे इख्तलाफ नहीं था, बल्कि कुछ ने तो ये भी कह दिया था कि अगर हमसे कहीं कुछ किया जाएगा तो हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। लेकिन अब वो पोजीशन पाते जा रहे हैं, ये पोजीशन पाइए। तो रही बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलेगी और हंग पार्लियामेंट होगी, तो ये तो बड़े अरसे से एक तजर्बा ये भी हुआ था कि एक सूबा सबको दे दो। तो हम यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन को मैनेज होता नजर नहीं आना चाहिए कि एक जगह पे लोग बिठा दिए जाएं जो एक दूसरे को दिमाग नहीं मिल रहे हो जिनके। उस पर भी बात करनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि क्विकली महमूद मौलवी साहब इस पर क्विकली कमेंट कर दें। बिल्कुल मैं चाहूंगा महमूद मौलवी साहब आप भी इस पर क्विकली कमेंट कर दें, क्योंकि जो IMF नहीं, FATF की कुछ कंडीशंस हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, किसकी है, वो भी है। क्विकली मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा पर डिसाइड करके चार्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए, मेरा ख्याल से जो नवाज शरीफ साहब ने बात की उसकी जो है पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आगे पीछे कर रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि देखिए जी कितने लोग होंगे और क्या वेजेस होने, ये भी सही कह रहे हैं। ये दोनों मिला के देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो लोगों को नौकरियां मिलेगी और ये मुल्क तरक्की करेगा। उसकी वजह ये कि हमें दो ही चीज़ों पर जोर देना पड़ेगा, एक इंडस्ट्री लगाना, दूसरी जो है हमको अपनी ज़राअत की तरफ देखना है कि एग्रीकल्चर को किस तरह हम डेवलप करें जो कि बेहतरी की तरफ आए, जो कि क्रॉप साइज हमको बेहतर मिले ताकि हम एक्सपोर्ट करें या उसमें खुद कफील हो जाए। इन चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी है। और जो दोनों पार्टीज बात कर रही है वो एक ही चीज़ की बात कर रही है, सिर्फ थोड़ा सा नुक्ता नज़र फ़र्क है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। उसकी वजह है कि दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मगर जब ये साथ बैठेंगे और इसके ऊपर जो है डिस्कशंस होंगे तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई दोनों मिलके एमिकेबली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपका पॉइंट वही है, आपका भी पॉइंट वही है कि तमाम सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी और जिसमें प्रेफरेंसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर की तो बात सब करते हैं, लेकिन आपने कहा क्रॉप साइज छोटा होता जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड का साइज भी छोटा होता जा रहा है। आपको मालूम है जिस तरह की सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, जो हमारे जो कल्टीवेटेबल लैंड है उसको वो कंक्रीट और उसके सीने में वो सरिया खोव रहे हैं, वो भी एक सवाल है। रिजवाना साहब आप जवाब देना चाह रहे थे प्लीज, फिर ताकि मैं अगले पॉइंट पे भी चलना है। एक्चुअली मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कहना चाह रहा हूँ। ये मेरे लिए ये फर्ज नहीं है कि दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी हर बात का मैं जवाब दूं। सही, ठीक है। हाँ, नो ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। सही, ठीक है। जवाब सवाल में टाइम निकल जाएगा। सही। सपोज ये बात हो रही है, मियाँ साहब ने एक बात की है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि पैसा जहाँ से आए तो उसको ना पूछा जाए, और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है समबडी में डिफर, टेबल पे बैठ के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा मुमकिन। मियाँ साहब जो कह रहे हैं वो कह नहीं जी आप इसको इस तरह से कर लें, इस पर कुछ दो राय है कि मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब इंडस्ट्री होगी, बड़ा एक मतलब है, मैं कहता हूँ बड़ा हैरान कौन सवाल है कि बताएं कितने बंदों को नौकरी देंगे। इंडस्ट्री बगैर कोई मुलाजमीन के चलती है?
नहीं, मैकेनाइजेशन हो रही है, मैं बताता हूँ, अगली बात करता हूँ, बगैर बंदों के भी चला रहे हैं। नहीं, बगैर बंदों से मुराद ये है वी विल हैव टू डेवलप स्किल्ड लेबर। एग्जैक्टली। हमारे पाकिस्तान में मजदूर पैदा करते हैं, स्किल्ड लेबर पैदा नहीं करते हैं। मजदूर आहिस्ता आहिस्ता मजदूर की जरूरत नहीं पड़नी, तो इसीलिए मेरी ये इस चैनल के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए तमाम उन नौजवान बच्चों से, उनके वालिदैन से गुजारिश होगी कि उनको कोई हुनर सिखा दें अगर उनको तालीम पूरी नहीं दे सकते। ठीक है, अगली बात ये है कि जब ये पैसा कहीं लगेगा तो एक तो चैनल में आ जाएगा। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस के ब्लैक मनी को बिल्कुल आप खुला छोड़ दें। रेवेन्यू मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगी, दिस इज अवर आइडिया। ओके, ठीक है, आप डिफर करते हैं तो आ जाएं अपने कोई बेहतर प्लान भी सामने रख के उस पर भी बात हो सकती है। मगर बात ये जी, मुख्तसर सी बात है जी, अगर पॉलिटिक्स ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है मैंने उसके खिलाफ बोलना है, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है किसी और ने उनके खिलाफ बोलना है, इस पॉलिटिक्स का पाकिस्तान मुताम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब क्विकली मैं चाहूंगा कि एक ही 18वीं तरमीम में तब्दीली की बात कर रही, मजीद तरह देखिए मैं आपको तो 2013 से 2018 आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक कानून बनाया गया, पार्लियामेंट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट कब से चल रहा है, और मैं एक सीनियर वकील हूँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने हुए कब से बने, 1980 में आखिर लेटेस्ट बने थे, कोई अमेंडमेंट बाद में हुई है। बदलते औकात के साथ, बदलते हालात के साथ आपको तरमीम करनी चाहिए। बदलते हालात के साथ सूबों से मिलके उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन ले जरा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन के अगर कोई ऐसी चीज है जो वक्त की जरूरत है तो वो करनी चाहिए बस। हाँ भाई। अच्छा सर, क्विकली मैं चाहूंगा आप ही से मैं लीड लेकर आगे जाऊं। लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब जरदारी साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है उस पर पूरा एतमाद है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएगा। बिलावल साहब का भी ख्याल है, बल्कि मैं आज ही सुन रहा था सीनियर लीडर कमरजमान कारा साहब, उनका भी अभी ख्याल है कि नहीं अभी कोई लाडले हैं, आज भी सुपर लाडले बन गए हैं। बात यह है कि अगर लाडलापन इसको कहा जाता है कि जी बेल मिल गई मियां नवाज शरीफ साहब को, तो आई बेग टू डिफर। ठीक है, कानून के मुताबिक मिली है उनको, उस पर बाकायदा तौर पे जजमेंट्स हैं, मगर मैं उसको ज़्यादा इस बात पे बहस नहीं करता। अगर वो आ गए, उनको बेल मिल गई, तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म बन गए, इसका मतलब है इलेक्शन रिग हो गया, इसका मतलब है धांधली हो गई। कैसा प्लेइंग फील्ड और कैसा लेवल, मैं ये समझता हूँ, अब मेरी बात गौर से सुनिए, मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे खिलाफ डिस्टर्ब किया जा रहा है, इस तरह के गलत इल्ज़ामात लगा के, इस तरह की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके क्रिएट किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट जहां पे डिक्लेयर किया जाए कि आप लोग जो है इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड होके आ रहे हैं। मतलब पहले से ही जब कहां से सिलेक्टेड होके आ रहे हैं, मतलब इल्जाम जो लग रहा है वो तो यही है ना। तो बात ये है ना जी, बात ये है इल्जाम मेरे मुखालिफ के मुंह से आए ना, सही, तो इस इल्जाम को फिर देखना चाहिए कि उसकी हैसियत कितनी है। शैला रज़ा साहिबा जरा क्विकली आप भी इस पर बात कर दें, क्योंकि अगले रोज मेरे ही प्रोग्राम में जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि ये सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि पीएमएलएन को आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुयस्सर। मुकदमे अभी भुगत रहे हैं जी। कल देखिए किसी को आप ये कहें कि आप जी शैला रज़ा साहब आप ये कहें कि जी मैं जवाब देना नहीं चाहता, ये कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी की बात को गलत ही कर दें कि आप इसका मतलब ये निकाल लें कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहते, ये एक बिल्कुल गलत बात है। असल बात ये हो रही है कि IMF से जो आपके मायदे, उसमें ये हो ही नहीं सकता कि आप इसका जवाब देना हो कि सरमाया कहाँ से आया और कौन लाया। तो आपको ये भी उसमें वो बात डिक्लेयर भी करना होगा और उसके साथ साथ ये पाबंद करना होगा। तो आप ये रंग ना दे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहते, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहते, ये रंग नहीं दे। सेकंड नहीं, वो उन्होंने नहीं कहा। देखिए जी, वो जब 4 साल जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। एक रंग दिया जा रहा है कि जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, जब वो 4 साल बाहर रहे, 4 महीने का कह के, अब आप मुझे बात करने देना, जब 4 साल वो बाहर रहे 4 महीने का कह के और इश्तहारी हो गए और अपील भी नाकाम हो गई, जब हमने क्या कहा उन्हें, हमने नहीं कहा, वो जाने, कानून जाने, लेकिन ये कानून में कहीं नहीं है रिजवाना साहब, कहीं नहीं है। मुझे किसी एक से, बल्कि आप ऐसा करें JUI के कामरान मुर्तजा से ये कहलवा दें कि ये जो प्रोटेक्टेड बेल मिली है ये सही मिली,
किसी मुजरिम को कभी प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिली, नजीर नहीं है खुद कानूनदान तो ये नहीं कहें। और जाहिर बात इलेक्शन कमीशन जी मैं आपसे फिर भी चैलेंज कर रही हूँ कि नहीं मिली, फिर भी किसी को, आपको कर रही हूँ, मैं नहीं हूँ। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए कोई बात जरूरी नहीं है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज बात मुकम्मल करें। यही वक्त है, हम बात कर रहे हैं। और मैं जो है ना वो ये कहना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ही नहीं, हम तो आगे चल चुके हैं, आप इलेक्टेबल्स के पास रहे, हम आवाम के पास है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम जो है वो ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अलावा जहां से बहुत कुछ हो रहा है हम उसको भी देख लेंगे। इकॉनमी तो आप बेहतर कर लेंगे, हो सकता है, लेकिन आपने भी एनएफसी नहीं किया था 2016 में, आपको मई में आप पे ड्यू था, ना पीटीआई कर सकी। ये हम ही थे जिसने तमाम सूबों को भरपूर हिस्सा दिया, और ये मुल्क इसी तरह चलेगा जब मजबूत इकाइयां हों। अगर किसी को ये मसला है कि इकाई मजबूत नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा। तो द पॉइंट इज सही, चलें, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा महमूद मौलवी साहब, माजरत से मुख्तसर टाइम, लेकिन जरा मैं चाहूंगा कि आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बहस जो है इसमें आईपीपी क्या समझती है? क्योंकि मैं अगले रोज मैं सुन रहा था आईपीपी के भी किसी लोग, बल्कि कुछ अर्सा हो गया, उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कल जो जरदारी साहब ने अपना स्पीच दिया, स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा मैच्योर्ड और सीजन पॉलिटिशियन होते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि जी मुझे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, मुझे इलेक्शन के ऊपर जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए, ये ऐसे बयानात आने चाहिए, हमारे बयानात तनकीद बराए तनकीद नहीं आना चाहिए। हम सारा वक्त जो है ये इशू पे ले लें कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें आवाम की इश्यूज को सॉल्व करना है, हमें मुल्क को आगे लेके जाना है, हमें मुल्क के जो है मसाइल को उसमें से इस मसले में मसाइल से निकालना है जो इकनॉमिक का मसाइल है। हम अभी तक यही करते रहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड। जरदारी साहब ने बहुत अच्छी बात की, उसकी वजह कि वो देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ें उलझती रहीं और लोग जो हैं इस इलेक्शन को नहीं मानते रहे तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन होगा? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, यू हैव राइटली सेड सो कि तमाम सियासी लीडरशिप को इसी मैच्योरिटी का जो है वो दिखानी चाहिए ताकि मामला बेहतरी की तरफ चलें। मैं आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे हाफिज एहसान अहमद साहब, जो मामला चल रहे हैं साइफर के हवाले से और जो ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया हाफिज एहसान अहमद साहब ने। सीनियर लॉयर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, और हम इनको अक्सर तकलीफ देते रहते हैं जहां पे भी हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। हाफिज साहब, साइफर केस में बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज सवालात जो हैं वो सामने आए हैं, और कुछ तो अटॉर्नी जनरल से पूछे गए और फिर कुछ रजिस्ट्रार से भी पूछे गए। आपको लगता क्या है कि ये मामला जो है इतना आसानी से हल हो जाएगा? जवाबात आ जाएं कि जी क्या पहले जेल ट्रायल क्यों किया गया, मतलब जो भी सवालात हैं कि थ्रेट्स क्या थे, किस किस लेवल के थ्रेट्स थे कि जी ट्रायल अंदर ही होना चाहिए, जिसको रीज़न अभी दी जा रही है। फिर जो खसूसी जज साहब लगाए गए हैं सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मामला चल रहा है उसके लिए, और मेरे ख्याल में जज अबुल हसनात साहब कि जी वो उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी उन्होंने कहा कि जी सुबह लेके आएँ। फिर जो मामला है कि दो सवालात उन्होंने पूछे रजिस्ट्रार साहब से कि जी उसका जवाबात भी आप सुबह हमें बताएं। वो कि जी 20 जून 2023 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम का लेटर है, क्या जज की तैनाती का ये पहला लेटर है या वजारत कानून ने पहले रिक्वेस्ट भेजी, चेक करके बताएं। मतलब ये रजिस्ट्रार साहब को कहा। फिर जो है कि दूसरा सवाल जो उनके लिए छोड़ा गया वो जो सुबह बताएंगे कि जेल ट्रायल से मुतल्लिक किसी भी स्टेज पर ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट को कभी ये बताया कि जी ये जो है जेल ट्रायल पहले कभी हुआ
किसी भी स्टेज पर ट्रायल कोर्ट को ये बताया था जब उन्होंने फैसला दे दिया। तो ये क्या मामलात क्या हैं? ज़मीर भाई आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आप हमेशा इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप बुलाते हैं और जब भी आप बुलाएं मेरे लिए ऑनर की बात है मैं आपके पास आऊँ। अब इस सारे केस के 5 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जो इसका मेरिट वाला एस्पेक्ट है, और वो मेरिट वाला एस्पेक्ट ये है कि जो जेल ट्रायल जो है इस वक्त चल रहा है साइफर केस का, और उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, और चार्ज फ्रेम होने के बाद जो साइफर कोर्ट है यानी कि स्पेशल कोर्ट, उसने एक जजमेंट दी है जो बेल्स के मुतालिक है। उसके बाद वो जो मामला है वो आया है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट से 2 जजमेंट्स आई हैं, एक क्वाशमेंट के ऊपर आई है और दूसरी बेल्स के ऊपर आई है, और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला गया और वो अभी इसको अगले 1-2 दिन के अंदर इसको सुनेगा। अगर उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये है कि जो केस है पीटीआई के चेयरमैन ने वो इसके अंदर एक एडमिशन का केस बनाया जो यूजुअली क्रिमिनल मैटर्स के अंदर नहीं होता। चूँकि जब आप अपना एडमिशन कर लेते हैं तो जब आप एक्सेप्शंस पे जाते हैं तो फिर सारा बर्डन आप पे आ जाता है। अदरवाइज जो क्रिमिनल केसेस है उसके अंदर ये प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये केस प्रोसिक्यूशन की हद तक रहता तो इसके मेरिट्स और इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी, एविडेंस था, या इसका शायद आउटकम कुछ और होता। लेकिन जब आपने उसके अंदर एडमिशन कर लिया है और आपने ये कहा है कि ये मेरी जो मैंने चीज़ें कही हैं वो रजीम चेंज से हैं, और एज अ प्राइम मिनिस्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों के साथ या पब्लिक के साथ शेयर करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी उसकी आपने एक्नॉलेजमेंट की है, और जो साइफर का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 या 9 है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आपको कोई एक्सेप्शंस प्रोवाइड की जाए, और ना ही प्राइम मिनिस्टर का ओथ है इस चीज़ के अंदर। तो ये आपने देखा होगा कि इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि प्राइमा फेशी केस भी बनता है, और ये स्टेज ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हम क्वाशमेंट करें, और स्पेशली ये है कि जब आपने क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के मुतालिक एक एडमिशन दिया है। एक इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है, अच्छा जरा दूसरे एस्पेक्ट पे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि ये चलें ठीक है, लेकिन ये अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो ब्रीच हुआ है और उसमें किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता, बी इट प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर्स ओथ इज आल्सो टेस्टामाउंट टू द फैक्ट कि जी वो नहीं कर सकते इसको, मतलब सीक्रेट नहीं निकाल सकते। इस तमाम मामले का जिसको इन कैमरा सेशन क्यों हो रहा है कोर्ट के अंदर? अच्छा अब एक दूसरा इसका उसी पे अंदर आ जाते हैं। उसके 2 एरियाज है। एक वो ये है कि क्या जेल ट्रायल होना चाहिए या जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब ये प्रेरोगेटिव जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का होता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इस चीज़ को देख लेती है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं या इस तरह की एक जनरल प्रिंसिपल्स है। और इसको कभी भी हमारी हाई कोर्ट्स ने कोई इतना ख़ास अहमियत भी नहीं दी कि नहीं हर सूरत के अंदर जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए या हर सूरत जेल ट्रायल होना चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं एक ये कहना चाहूँगा कि जब एक चीज़ आई है उस चीज़ के अंदर कि एक केस बना है तो उस केस के अंदर अगर प्रायोरिटी दे दी जाए कि इसको जिस तरह हमारी रेगुलर कोर्ट्स हैं कि जहाँ पे जज साहब बैठते हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर चीज़ है वहाँ पे हो, किसी ने पब्लिक ने आना है वो वहाँ पे आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करें। क्योंकि इसके अंदर तो 2 राय नहीं है कि एक ये है कि प्रोसिक्यूशन का केस तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोसिक्यूशन केस का स्ट्रॉन्ग जो है वो सिर्फ बुनियाद के ऊपर कि जेल्स के अंदर लेके जाया जाए और पब्लिक आइज को उस दूसरे एंगल से रखा जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि लीगली भी मुनासिब नहीं है और मुल्क के जो है आई मीन पॉलिटिकली भी मुनासिब नहीं है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं अनटिल के अनलेस बहुत ज्यादा आपके पास ऐसी कंपेल्ड रीजंस ना हो कि उन्हें जेल के अंदर फॉर द सिक्योरिटी। हालांकि जेल के अंदर भी ये है कि रीजन क्या, क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं? आई डोंट फील एनी मतलब जाती तौर पे आई एम नॉट ए मतलब लॉयर, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हर्ज कोई नहीं है ना। अगर जेल में भी हो रहा है तो ट्रायल हो रहा है, उनके लॉयर्स को तो नहीं रोका जा रहा कि वो नहीं आ सकते। देखें जेल के अंदर भी ये है कि उनको उनकी फैमिली को एक्सेस है, उनके लॉयर्स को एक्सेस है, और जिसको वो बुलाना चाहें यानी कि क्लोज फैमिली मेंबर्स को वहां पे एक्सेस है उस चीज के अंदर। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चीज अब चली गई है टेक्निकलिटीज तक, और टेक्निकलिटीज के अंदर जो 2 पॉइंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो ये है, नंबर 1 ये है कि क्या जो जेल ट्रायल हुआ है या स्टार्ट हुआ है इसकी फेडरल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल है कि यह जेल स्टार्ट हो गया था और उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, जिसकी तरफ आपने हिंट किया। बिल्कुल वो जो कहा दूसरा पूछे उनसे और दूसरा इस और टेक्निकली होना यह चाहिए कि अगर आपने जेल ट्रायल करना है तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल जो है वो मस्ट है। चूंकि जब से मुस्तफा इंपैक्ट्स का केस आया तो जितने भी केसेस हैं फेडरल गवर्नमेंट के उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, और आपने इसमें भी देखा होगा कि बाय सर्कुलेशन इसकी समरी की अप्रूवल ली गई थी।
और शायद लीगल कल आएगा इस चीज़ के अंदर कि क्या लीगल या प्रोसीजरल लैप्स हुआ या नहीं हुआ। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर आप कोई भी स्पेशल कोर्ट ट्रायल करने लगती है तो वो इन्फॉर्म करती है अपने हाई कोर्ट से, क्योंकि सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास होती है और हाई कोर्ट को बताना चाहिए कि ये वो कंपेल्ड रीजंस है कि मैं अपनी जो मेरी डेजिग्नेटेड सीट है उससे जाके मैं दूसरी जगह जाके इसको ट्रायल कर रहा हूं, और वो उनकी कॉन्फ्रेंस जो है वो हाई कोर्ट की चाहिए एज ए सुपरवाइजरी कोर्ट। तो यही दो चीज़ें आई हैं उस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं फिर भी एक और चीज़ की तरफ जाऊंगा, वो ये है कि इस केस को पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। जो जुडिशल आपके स्पेसेस हैं वहाँ पे इसको जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो करने चाहिए, और वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो किसी भी एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरा ख्याल है सिक्योरिटी थ्रेट्स ये सारी चीज़ों को गए है, उसको जस्टिफाई करने के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिक उस चीज़ को देखे, चूँकि चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है। वाज़ेह इस चीज़ के अंदर यह है कि सेक्शन 5 और 9 आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर कि कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है उसको आप डिस्क्लोज करें। अगर आप इसको डिस्क्लोज करते हैं तो उसकी सज़ा जो है वो आपकी 3 साल से लेके वो आपकी लाइफ भी है और उसके अंदर डेथ भी आ जाता है। और पर्टिकुलर इस केस के अंदर कि जब एक एडमिशन आया हुआ है उस चीज़ के अंदर कि जी हम हमारे पास थी, हमने उसको किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर अप्रूवल्स भी हैं, तो अगर वो सारी चीज़ें पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए, पब्लिक परसेप्शंस के लिए और उसकी सिस्टम और आपके ट्रायल की क्रेडिबिलिटी के लिए अगर कुछ चीज़ों को जो है वो ओपन कर दिया जाए और ओपन ट्रायल कर दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर को हर्ज है। और इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो बोल्ड स्टैंड लेना चाहिए और सीधा आके इस चीज़ के अंदर कहना चाहिए कि ये रीजंस है जिन रीजंस की बुनियाद पे हमने कहा। लेकिन अगर कोर्ट मुनासिब समझती है कि इस ट्रायल को जो है उसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर आना चाहिए, तो हम तमाम सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उस चीज़ के अंदर लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद हाई कोर्ट जो है फिर आपका जो एक एडवर्स ऑर्डर है या कुछ चीज़ ऐसी ना आए, चूंकि आज एक ऑब्जर्वेशन भी आई है कि अगर आपकी अप्रूवल बाद की है या आप इस चीज़ के अंदर है तो वो प्रोसेस जो था टेक्निकल प्योरली, और वो जो प्रोसेस वो जो फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन गई लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री ने फिर कहा कि जी नहीं ये इन कैमरा यहाँ जेल के अंदर ट्रायल होना चाहिए। इसको जो है ना देखें, इन कैमरा ये नहीं है, इन कैमरा नहीं है, इन कैमरा ये बिल्कुल नहीं है। ये इसके अंदर ये है कि आपने एक जज साहब की डेजिग्नेट प्लेस जो है उसको फॉर द पर्पसेस ऑफ द सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और या फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेसेस और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एविडेंस जो है आपने उस चीज को कहा है कि एक स्मूथ प्रोसेस के अंदर वो चीज जाए। तो ये किसी सूरत जो है वो इन कैमरा ट्रायल नहीं है। ये सिर्फ ये है कि चूंकि वो जेल के अंदर एक प्रेमिसेस है इसलिए हमें उसे जेल के अंदर ये तासुर क्यों दिया जा रहा है, ये खासतौर पे पीटीआई के वकीलों की तरफ से, जो मतलब चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं कि जनाब क्योंकि ये ज्यादा पब्लिक नहीं होना देना चाहते कि चीजें पता चलें कि बाहर के क्या हुआ ट्रायल में, तो इसलिए इन्होंने ये रखा हुआ है। तो इसलिए फिर वो तासुर लिया जाता है कि शायद ये नहीं, मैं अब आपसे ये कहूंगा ना कि इसके मैं एक और एंगल से इस चीज को देखता हूं। वो इसलिए मैं एंगल को देखता हूं कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसको पब्लिकली एक्सपोज किया ही होना चाहिए था। अगर जो भी जितनी भी 27 मार्च को आपने उसको एक्सपोज किया, उसके बाद ये है कि आपने वहां पे जाके ये कहा कि मैंने इसके मुतालिक जो रिजीम चेंज था मैं पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहा था। अब वो जो सेक्शन 5 या 8 की हद तक बात ये है, अगर प्रोसिक्यूशन इस चीज को कर देती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो फॉर्मर थे उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो ये एक सक्सीड केस आएगा। और अगर वो इम्यूनिटी से निकल जाते हैं तो वो केस दूसरी तरफ निकल जाएगा। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।